चर्चिल इमाम दंगा भड़कने के 1 महीने पहले गिरफ्तार हो चुका था। उमर खालिद ही दिल्ली में था ही नहीं। उसमें से लगभग 100 एफआईआर ऐसी जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके अंदर कपिल मिश्रा का नाम है, सत्यपाल सिंह का नाम है, नंदकिशोर गुर्जर का नाम है, उस पर कार्रवाई नहीं की। कि सरकारी वकील इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोर्ट जो है बीच में ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा। कल के दिन कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या बाहर से खड़े होकर करने लगेगा तो आप उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिस्ट। कोई वकील अगर बाहर से व्याख्या करने लगेगा किसी कानून की तो आप उसको कहेंगे लीगल टेररिस्ट। इस किस्म के शब्दों को वैधता देश के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग भरोसा जीत के और वे भरोसे का मर्दन करने वाले अदालत में लोग बैठे हैं कि यदि यही काम अमित शाह जी पे जब आरोप लगे थे आपराधिक के, उस समय पुलिस ने किया होता, फिर जजमेंट से असहमति नहीं, मुझको व्यक्तिगत रूप से घिन आ रही है। दंगे का मतलब ही है कि दो समुदायों के बीच में हुआ है कम से कम। मतलब एक ही समुदाय ने अपने ऊपर तो दंगा नहीं कर लिया है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय से झगड़ा हुआ तभी तो उसको दंगा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक समुदाय के साथ हो रहा है, दूसरे का कोई व्यक्ति नहीं है, न दूसरे का कोई केस है जी। उसमें यह सब लिखा हुआ था कि फलाना मुल्ला उस नाले पे आ रहा है, उसकी चलो गर्दन काट देते हैं, फलानी जगह से हथियार ले जाओ, आ जाओ, एक हो जाओ, यानी इस प्रकार की चीज थी। खैर पीएम मोदी पर चर्चा करना इस बार बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो तो चुप्पी साध लेंगे चाहे वो कुछ भी बोलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत की सोवरेनिटी खतरे में है। भारत जो है भारत के संविधान से चलेगा, रामायण या महाभारत गीता या कुरान से थोड़ा ना चले। मुझे ऐसा लगता है कि उमर खालिद का जो मुद्दा है अब सिर्फ जमानत का मुद्दा नहीं, ये बेसिकली भारत की डेमोक्रेटिक सर्वाइवल का मुद्दा हो गया कि हम डेमोक्रेटिकली सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई न्यायिक व्यवस्था में कोई भी धारा ये नहीं कहती कि आप 1 साल जमानत की अर्जी नहीं देंगे। ये जो 3 बातें जज साहब ने कही हैं, ये अवैध, गैर कानूनी है। वो जमानत जो है वो जमानत से ज्यादा एक हाउस अरेस्ट है, जो उनकी नागरिक स्वतंत्रता है उसका पूरी तरीके से हनन कर दिया गया। तक की सुनारिया जेल से 150 गाड़ियों का काफिला लेके गुरमीत राम रहीम निकला था। वो जब वो सजा याफ्ता 2017 में उसको 20 साल की सजा हुई है, वो अंडर ट्रायल नहीं है। आशाराम बापू जो सजा याफ्ता है उसको भी आपने पैरोल दिया। गुजरात में 1 लाख लोगों के साथ में वो खड़ा हुआ था। एक देश में पैरेलल गुंडों का शासन खड़ा कर रहे हैं। भाई देश की विदेश नीति पे, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे बयान मोहन भागवत दे रहे हैं, न तो राष्ट्रपति जी दे रही हैं, न मोदी जी दे। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी स्वागत है आपका। पंकज जी, उमर खालिद वाला जो मामला था उस पर बातचीत करना वाकई जरूरी है। वैसे तो हर जगह चर्चा है, हर अखबार में है इस पर बातचीत। मुझे ऐसा लगता है कि उमर खालिद का जो मुद्दा है अब सिर्फ जमानत का मुद्दा नहीं, ये बेसिकली भारत की डेमोक्रेटिक सर्वाइवल का मुद्दा हो गया कि हम डेमोक्रेटिकली सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस बचेगा कि नहीं। जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उससे बहुत निराशा हुई। एक्चुअल वो डिसीजन कल हम पूरा पढ़ रहे थे, उसका कारण था कि चूंकि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन नहीं दी है, उन लोगों की आज ही बेल एप्लीकेशन उस पैरिटी पे लगाने के लिए तमन्ना तैयारी कर रही थी। अच्छा। तो खैर प्रोग्राम में क्या बताऊं, वो पूरी रात केवल वही काम करती रही है और हम साथ में थे। मैंने जो महसूस किया, चूंकि मैं खुद भी करीबन 6 मामलों में अभियुक्त रहा हूं, कोर्ट कचहरी की दीवारों पे बहुत बैठा हूं और अपने दौर में, और दिल्ली राइट्स के बाद में इतने सारे लीगल मैटर्स को हम लोग डील कर रहे हैं, तो जो एक शब्द मैं कह सकता हूं कि जो हाई कोर्ट के 2 सदस्यों की बेंच ने जो ये आदेश लिखा, उसके अंदर शर्जील इमाम और उमर खालिद की को जमानत ना देने के जो उन्होंने कारण लिखे हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन या प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है या न्यायिक व्यवस्था में नहीं है। कोई न्यायिक व्यवस्था में कोई भी धारा ये नहीं कहती कि आप 1 साल जमानत की अर्जी नहीं देंगे या आप सो एंड सो किस्म के गवाहों की गवाही हो जाने दें। तीसरी चीज उन्होंने बोला कि डिले इन ट्रायल में डिले होना जमानत का कोई आधार नहीं हो सकता है। ये जो 3 बातें जज साहब ने कही हैं, ये अवैध है, गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी चीज आपको बताया कि जिन लोगों को जमानत दी है, वो जमानत जो है वो जमानत से ज्यादा एक हाउस अरेस्ट है,
जिसके अंदर उनकी जो मौलिक अधिकार है, जो उनकी नागरिक स्वतंत्रता है, उसका पूरी तरीके से हनन कर दिया गया है। हफ्ते में 2 बार थाने जाके हाजिरी दोगे, इट्स ओके। पासपोर्ट है तो जमा कर दोगे, इट्स ओके। दिल्ली एनसीआर के बाहर नहीं जाओगे। आप कहीं पे सोशल मीडिया पे या कहीं पर अखबार में कोई लेख नहीं लिखोगे। आप किसी पब्लिक प्लेस में, पब्लिक मीटिंग में नहीं जाओगे। आप किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले देखोगे क्या ये केस या केस से संबद्ध तो नहीं है। अब मैं गुलफिशा फातिमा की बात करूं। गुलफिशा फातिमा जिस मोहल्ले में रहती है, उस मोहल्ले में लाइन से गली में कम से कम 70 लोग हैं जिन पे दिल्ली राइट से जुड़े हुए मुकदमे चल रहे हैं। वो उसके नातेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, घर वाले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट की भाषा के अनुसार तो वो किसी से भी नहीं मिल सकती। ना आप लिख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना मिल सकते हो। ये किस किस्म का कानून है? और खासकर इस कानून की इसलिए हमें याद आती है कि जिस दिन ये कानून लिखा जा रहा था, उसी दिन सुबह 7 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से 150 गाड़ियों का काफिला लेके गुरमीत राम रहीम निकला था अपने डेरे के लिए। वो सजा याफ्ता 2017 में, उसको 20 साल की सजा हुई है, वो अंडर ट्रायल नहीं है। उसके बावजूद वो लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, सभा कर सकता है। आशाराम बापू जो सजा याफ्ता है, उसको भी आपने पैरोल दिया। गुजरात में 1 लाख लोगों के साथ में वो खड़ा हुआ था। तो जो सजा याफ्ता है, जो हत्या बलात्कार के आरोप में अदालत से, लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी तय कर चुके हैं, वो लोग मिल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जो अंडर ट्रायल है, उन सब पे पाबंदी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा जो कानून का तंत्र है, उसकी ये ऑटोनॉमी टाइप बना दिया कि हमारे यहाँ और यूरोप के कानून में अंतर था कि हमारे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ और वहां सब कुछ बहुत सारी चीजें मॉरली और उस पर चलती थी। लेकिन इस टाइप की व्यवस्था यूएपीए में भी यह नहीं लिखा है कि आप जमानत नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आप इसके अंदर हमारे दर्शकों को समझना होगा, देवांगना, नताशा, गुलफिशा, ये सब लोग उस जगह पे मौजूद थे, उस समय मौजूद थे जब दंगा भड़का। शर्जील इमाम दंगा भड़कने के 1 महीने पहले गिरफ्तार हो चुका था, 1 या 1.5 महीने पहले। वो तो असम में था, उसके बाद यूपी पुलिस ले आई थी। उमर खालिद दिल्ली में था ही नहीं। उसके जिस भाषण को आधार बनाया गया है, वो भाषण तो उसने औरंगाबाद में दिया था, महाराष्ट्र। तो उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पास से कोई हथियार जब्त नहीं हुआ, उनके पास से कोई पर्चा जब्त नहीं हुआ, उनके पास से कोई ऐसी सामग्री जब्त नहीं हुई जिसमें कहा जाए कि ये इन्होंने दंगा भड़काया। आरोप के साक्ष्य में क्या है? वो प्रोटेक्टेड विटनेस जो पुलिस ने ही तोड़े। पुलिस ने जब उन लोगों को कहा कि या तो तुम गिरफ्तार होगे इस केस में या प्रोटेक्टेड विटनेस बन जाओ। और मजेदार चीज है कि अब पुलिस जिनको प्रोटेक्टेड विटनेस कह रही है, जब ये एफआईआर चार्जशीट के लिए पेश किया गया तो इनने सब प्रोटेक्टेड विटनेस के नाम का खुलासा कर दिया। जब हल्ला हुआ तब इन्होंने फिर से वो वापिस लेके उसमें से नाम सुधारे। तब तक तो सबके समाज को मालूम पड़ गया था। वो भी साजिश थी, वो भी साजिश थी। पुलिस चाहती थी कि प्रोटेक्टेड विटनेस पर कोई हमला करते, कुछ कर देते, जिससे इन लोगों को लंबे समय तक बुक करने का मौका मिले। और अब आप देखिए, इस फरवरी में दिल्ली राइट्स को 5 साल हो जाएंगे, 6ठा साल चलेगा। 735 के आसपास, 750 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें से लगभग 100 एफआईआर ऐसी जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके अंदर कपिल मिश्रा का नाम है, सत्यपाल सिंह का नाम है, नंदकिशोर गुर्जर का नाम है, ऐसे नाम है। उसमें कार्रवाई नहीं की। और जो जिन पे केसेस चले, उसमें से 80% केस में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका एक्यूटल हो चुका है। जिसको आप एक साजिश बता रहे कि एक साजिश थी दंगे की,
तो उस साजिश के जो तार थे, जो लोग दंगे में कथित रूप से शामिल थे, उन सबको ही अदालत ने बोला कि ये लोग तो निर्दोष हैं। तो फिर आपने बरी है। साजिश किस चीज की है? भाई बिल्कुल। निर्दोष मान लिया ना, ठीक है ना? हम्म। तो ये केवल हुआ ये था कि जब दिल्ली राइट्स के बाद में सदन में चर्चा हुई थी, तो अमित हम्म। शाह ने जो बोला था कि एक यूनाइटेड अगेंस्ट हेट्स है और उमर खालिद, ये दो का नाम लिया था। हम्म। और इनका नाम, उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम लेने का असल कारण ये था कि सरकार उनके भाषणों से डरती है, जो हम्म। तार्किक रूप से वो लोगों को कहते हैं, जो तार्किक रूप से लोगों को समझाते हैं। शर्जील हम्म। इमाम तो एक बार रेडिकल भी है, लेकिन उमर खालिद तो विशुद्ध कम्युनिस्ट है, विशुद्ध। बिल्कुल। हम्म। वो कभी नमाज पढ़ने नहीं गया। और उमर खालिद को जो लोग जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आदमी किसी को गाली भी नहीं देता है। वो सालासरी का शब्द इस्तेमाल नहीं करता अपनी बातचीत में। सभ्य आदमी है। और एक चीज और है पंकज जी, जो मतलब डराने वाली बात है, वो ये है कि सरकारी वकील मतलब इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें यस। कोर्ट, और कोर्ट जो है बीच में ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा। कल के दिन कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या बाहर से खड़े होकर करने लगेगा तो आप उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिस्ट। कोई वकील अगर बाहर से व्याख्या करने लगेगा किसी कानून की तो आप उसको कहेंगे लीगल टेररिस्ट। मतलब मेरे ये नहीं समझ में आता है कि कम से कम न्यायालय को इतनी तो समझ होनी चाहिए, इतना तो सोचना चाहिए कि इस किस्म के शब्दों को वैधता देश के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं मिलनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप याद करें कि जब जिस दिन अरावली और सेंगर वाला फैसला आया था, उस समय के बाद हमने प्रोग्राम किया था, और मैंने शायद आपके प्रोग्राम में आया या किसी प्रोग्राम में बोला था कि ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का फैसला दे तो मान लो कि ये कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता था कि ये लोग भरोसा जीत के और वे भरोसे का मर्दन करने वाले अदालत में लोग बैठे हैं। ये दोनों जज जो हैं, वो गुजरात लॉबी से आए हुए हैं। हम्म। तो जिस प्रकार का फैसला आया है, ये न्याय तंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि बिल्कुल। ऐसे आप बताइए ना कि बहुत स्पष्ट रूप से बोलूंगा मैं कि यदि यही काम हम्म। अमित शाह जी पे जब आरोप लगे थे आपराधिक के, उस समय पुलिस ने किया होता, फिर वो तो निर्दोष छूट गए। वो निर्दोष होके भी और कई साल जेल में रहते, उनको जमानत ही नहीं होती, उनकी चार्जशीट को डिले किया जाता जैसे अभी किया जा रहा। भाई 5 साल आप ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को शर्म नहीं आ रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट्स हैं जो बार बार कहते हैं कि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, जल्दी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हम आम आदमी की कोर्ट हैं। ये वही लोग हैं ना, चंद्रचूड़ से लेके, और सब यही कहते रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि इस मतलब जजमेंट से असहमत ही नहीं, मुझको व्यक्तिगत रूप से घिन आ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये सोचने लगा है कि वो संविधान से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान से ही बंधा हुआ है ना। आपने जैसे कहा कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर रहे हैं जो संविधान में और कानून में कहीं वर्णित ही नहीं नहीं, है। नहीं है। और आपको ये भी डर नहीं लग रहा कि लोगों के दिमाग में, सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, जो ज्यूरिस्ट हैं, जो देश में जो सभ्य और जो जाने माने ज्यूरिस्ट हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। कम से कम आपको कुछ तो सोचना चाहिए। वो जाके न्यायालय में आपका विरोध नहीं कर सकते, उसकी इंस्टीट्यूशनल गरिमा है, उसकी खिलाफत नहीं कर सकते, तो इसका फायदा उठाया जाएगा। भाई आप देखिए कि एडवोकेट को न्यायालय न्याय मित्र कहा जाता है। आप आम एडवोकेट से पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि इस प्रकार का जो व्याख्या की है, उस प्रकार की व्याख्या ऑन पेन एंड पेपर है ही नहीं। दुर्भाग्य हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जज हैं, उनकी जो निष्ठा है भारतीय संविधान, भारत सरकार या भारत के लोगों के बनिस्पत उन लोगों के प्रति अधिक है जिन्होंने उनको इस कुर्सी पर बिठाया है, और जिनसे वो उम्मीद करते हैं कि इस कुर्सी से उतरने के बाद में फिर कुछ पा सकेंगे। सोचिए, दुर्भाग्य जो है। जो बेल की कंडीशन लगाई है वो सीधे सीधे आर्टिकल 19 तो छोड़ दीजिए आप, आर्टिकल 19 तो फिर भी सस्पेंड किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 भी उनसे छीन लिया गया है, जीवन का अधिकार ही छीन लिया यस, आपने। जीवन का अधिकार छीन लिया। आप बताइए ना, जो लोग 5 साल से जेल में हैं, जिनकी घर गृहस्थी में रोजगार खत्म हो गया, यदि वो आज रोजगार के लिए जाते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या 4 लोगों से बात नहीं कर सकते हो, किसी से मिल नहीं सकते हैं? भाई कोई आदमी दुकान में बैठा है और अगले दिन पुलिस वीडियो बना के आ जाएगी कि उसकी दुकान पे तो वो व्यक्ति आया जो इस केस में गवाह है। हम्म। भाई बिल्कुल। ये तो बहुत सामान्य चीज है ना, आपकी जमानत रद्द कराने के लिए काफी है ये।
पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। और एक चीज और है जो आपने मेंशन भी की है, इसी मुद्दे पर थोड़ी देर और रहते हैं। मतलब एक्सपर्ट ये बताते हैं कि दंगे का मतलब ही है कि दो समुदायों के बीच में हुआ है कम से कम। मतलब एक ही समुदाय ने अपने ऊपर तो दंगा नहीं कर लिया है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय से झगड़ा हुआ तभी तो उसको दंगा बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक समुदाय के साथ हो रहा है, दूसरे का कोई व्यक्ति नहीं है, ना दूसरे का कोई केस है, तो फिर ये नहीं नहीं, दंगा कहां? इसमें आपको एक मजेदार चीज बताऊं। 2 साल पहले जब एक चार्जशीट कर गुमा कोर्ट में आई, तो उसमें क्या था कि पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैट लगाया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर करीबन 100 लोग थे। जी। उसमें यह सब लिखा हुआ था कि फलाना मुल्ला उस नाले पे आ रहा है, उसकी चलो गर्दन काट देते हैं, फलानी जगह से हथियार ले जाओ, आ जाओ, एक हो जाओ, यानी इस प्रकार की चीज थी। उस व्हाट्सएप चैट को कोर्ट ने प्री प्लान्ड या ऑर्गेनाइज ही नहीं माना, बोले ये तो स्पॉन्टेनियस था, प्रतिक्रिया में था। और उस ग्रुप के ऊपर 6 लोगों की हत्या के आरोप थे, जिसमें 3 भाई हैं। बताइए। और वही व्हाट्सएप ग्रुप इस FIR 59 जो है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी ऑफ द दिल्ली राइट्स, FIR 59 में जो बड़ा केस है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग मेंबर थे जिसमें प्लान किया गया। और मजेदार चीज है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में शर्जील इमाम या उमर खालिद ने एक भी मैसेज ही नहीं किया है। दूसरी चीज, इन पे आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने भाषण दिया जिसके कारण दंगा भड़का। तो उससे बदतर भाषण तो कपिल मिश्रा का पब्लिक डोमेन में है, जो DCP के बगल में खड़े होकर कह रहा है कि यदि आपने 3 दिन में इनको नहीं हटाया तो हम इनको हटाना जानते हैं, हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। कपिल मिश्रा तो इस देश की सबसे पवित्र चीज है सर, क्योंकि आपको तो याद ही होगा कि कपिल मिश्रा का नाम और उसकी जानकारी मांग ली थी जस्टिस मुरलीधरन ने, तो उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया था। दुर्भाग्य है, इतने बड़े लेखक, आपको मालूम है एक हिंदी के बड़े लेखक की औलाद है ये, जो इसकी माँ से नाराज होकर अलग रहने लगे थे बनारस जाके। अच्छा। यस। हालांकि वो भी थोड़े से दक्षिणपंथी लेखक रहे हैं, लेकिन उनका नाम रहा है और उनका जो उपनाम है मेरा ही नाम है। अच्छा अच्छा। मैं ये सोच रहा था कल बैठे बैठे, मैंने सोचा कि अगर यही सब चलता रहेगा तो मतलब वकील क्या सोचते होंगे घरों में बैठ के, जो बड़े सीनियर मोस्ट वकील हैं वो क्या सोचते होंगे कि हम अदालत जाएं क्यों, हम जाएं क्यों, हम आखिरकार वहां जाके करेंगे कि हमको फैसला मालूम है। कल आप कपिल सिब्बल का चेहरा देखते, कपिल सिब्बल को लोगों ने इतना निराश कभी नहीं देखा है, उनके कंधे झुक गए थे। वो ही बस, यानी वो इतने निराश थे कि उनकी आंखों में आंसू सरीखे थे। वो तो अभिषेक मनु सिंह भी उनका हाथ पकड़ के लेकर बाहर लेके आए, क्योंकि जो गुल्फिशा थी वो अभिषेक मनु सिंह की क्लाइंट थी। ठीक है ना। यानी केवल कपिल सिब्बल के क्लाइंट्स के साथ में ऐसा हुआ तो वो बहुत दुखी थे, और वो कह रहे थे कि ये इस पे हम क्या चर्चा करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। भाई एक इतना बड़ा वकील कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात कर रहा है, बिल्कुल, और आप जो अदालत में बैठे हैं वो मोशा की बात कर रहे हैं। मोशा है ना, मोदी शाह की, बस। मतलब जो वकील जिंदगी भर कानून और संविधान को देखता समझता रहा, जो ना बड़ा वकील है और केंद्र में मंत्री रहा, उसकी समझ बिल्कुल पूरी फीकी पड़ गई। उसको लगता है कि आता ही नहीं, ना कानून आता है ना संविधान आता है। ये वाली बात भी नोटिस करने लायक है क्या कि हाई कोर्ट में जब इनकी बेल रिजेक्ट हुई थी दोनों लोगों की, तो भी जो दोनों जज थे, वो जो डिवीजन बेंच थी, वो भी गुजरात से थे दोनों जज। वो भी गुजरात लॉबी थे। बहुत सुंदर है। एक अगली खबर है पंकज जी, जिसमें ट्रंप ने मोदी के खिलाफ जो बोला है अपने हवाई जहाज में, जो उनका हवाई जहाज है, उसमें वो आप देखे होगा कि पीएम मोदी जानते थे मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। खैर, पीएम मोदी पर चर्चा करना इसका बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो तो चुप्पी साध लेंगे चाहे वो कुछ भी बोलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत की सोवरेनिटी खतरे में है। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए। ये मामला भारत के विदेश मंत्री का नहीं है, एम्बेसडर्स का नहीं है, सीधे 1 to 1 होना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। चाइना भी कह रहा है कि मैंने भी इस युद्ध को रुकाने के लिए मीडिएट किया था, और ट्रंप तो 50 बार से ज्यादा बोल चुका है। और आप देखिए कि हमारे आसपास के माहौल की हमारी विदेश नीति क्या है। हम लोगों ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। बांग्लादेश में पिछले 10 दिन में
यदि 6 हिंदुओं की हत्या हो जाती है, एक विधवा का बलात्कार इस तरीके हो जाता है और रेसिज्म के कारण हो जाता है, तो ये भारत की असफलता है। आप बताइए, बिल्कुल। नेपाल ने अभी चाइना के साथ में चाइना फर्स्ट की संधि साइन कर दी। हमारे आसपास जितने देश हैं वो सब चाइना फर्स्ट की संधि पे दस्तखत कर चुके हैं। हम आइसोलेट हैं। और बार बार कह रहा हूं, कई समझदार राजनेता भी कहते रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी कहते रहे हैं ये चीज को, कि भारत का असली दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास न तो आकार है, न पूंजी है, न सेना है। और जिस तरीके से गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को चाइना ने शहीद किया, ऐसी कोई घटना आज तक पाकिस्तान की तरफ से हुई नहीं है। कभी नहीं। बांग्लादेश की तरफ से जरूर हुई थी एक बार, बीएसएफ के जवानों को लेकर जो निर्ममता से मारा था। अदरवाइज हम कहाँ खड़े हुए हैं यार? हमारी विदेश नीति सुपर फ्लॉप है। हमारे विदेश मंत्री पुणे के पुस्तक मेले में एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे जो राजदूत है, जो सबसे पहले राजनयिक है जिनसे हमको सीखना चाहिए, वो हनुमान जी है। यानी हम हनुमान जी की योग्यता या हनुमान जी का जो चरित्र है रामायण में, उसको डिनाई नहीं करते हनुमान जी। लेकिन 1990 के बाद के विश्व की जो राजनयिक रिलेशन है, वो नहीं है बाली सुग्रीव वाले ना। और दूसरी बात, भारत जो है भारत के संविधान से चलेगा, रामायण या महाभारत, गीता या कुरान से थोड़ा ना चलेगा। ये क्या बात हुई कि आप जो है रामायण से कनेक्ट कर रहे हैं, आप गीता से कनेक्ट कर रहे हैं, वहां के कैरेक्टर उठा रहे हैं। आप यथार्थ के कैरेक्टर उठाइए। देखिए दुनिया में चल क्या रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया ट्रंप। और अब आप ये सोचिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, जिस किस्म का विस्तारवाद और औपनिवेशिक किस्म की चीजें चल रही हैं, मैं ये सोचता हूं कि यूएन का मतलब क्या रह जाएगा? कल के दिन चाइना भी ताइवान में घुस जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। जी। हमारा जो नीरो है, इस देश के सबसे विकसित शहरों में से एक इंदौर में पीने का पानी पी के लोग 20 लोग मर जाते हैं। उनकी अपनी राजधानी गांधीनगर में, गुजरात में, कई सौ लोग टाइफाइड और पीलिया का शिकार पीने के पानी कारण हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्थिति ये है। और हमारे मोदी जी कल देश के सभी अखबारों के एडिटोरियल पेज पे सोमनाथ पे लेख लिख रहे हैं, और वो भी मिथक पे आधारित, वो भी तथ्य पे आधारित नहीं है, वो भी इतिहास नहीं है। आप देखिए कि आज इस देश में पैरेलल गुंडों का किस प्रकार से शासन है। कुछ गुंडे धमकाते हैं और शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकाल देता है। ये वो क्रिकेट है जो अभी 2 महीने पहले आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे। आपको पाकिस्तान से कोई परहेज नहीं है यदि पैसा आ रहा है तो। जिस पाकिस्तान ने सीधे हमला किया, जिसके कारण कथित रूप से पहलगाम हुआ और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उसके साथ आप क्रिकेट खेल सकते हो। लेकिन बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को शामिल करने में आपका राष्ट्रवाद जाग जाता है। शाहरुख खान को आप टारगेट करते हो क्योंकि मुसलमान है। उसी टीम की मालकिन तो जूही चावला भी है ना। और क्या, बिल्कुल। लेकिन जूही चावला तो वो डॉलर के कारण मशहूर है कि डॉलर के दाम गिर रहे हैं वाला। तो हम एक देश में पैरेलल गुंडों का शासन खड़ा कर रहे हैं, समानांतर मिलिशिया खड़ा कर दिया है जो पूरे देश के धर्म को, आस्था को, समाज को संचालित कर रहा है। देखिए ना, एक हेल्पलेसनेस सी हो गई है। मतलब इसमें बातचीत की जा सकती है लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। भाई आप देखिए ना, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री देश का नीरो बना हुआ है, क्या उनको इन सब चीजों पर दखल नहीं देना चाहिए था? भाई देश की विदेश नीति पे, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे बयान मोहन भागवत दे रहे हैं। न तो राष्ट्रपति जी दे रही हैं, न मोदी जी दे रहे हैं। तो कुछ कौन तय कर रहा है? भागवत जी। ठीक है पंडित जी, इसको यही